इस वक्त दुनिया में ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी मुल्क फलस्तीन के मुद्दे पर बात करने को तैयार ही नहीं है और अरब ममालिक के पास इतनी दौलत होने पर भी फलस्तीन के बारे में एक आवाज भी नहीं उठा सके सिवाय कतर के। लेकिन अब सवाल ये है कि सारे अरब ममालिक वेस्टर्न कंट्रीज के आखिर गुलाम बने कैसे। असल में आज से 100 साल पहले उस्मानिया खिलाफत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। लेकिन फिर भी इन सबको पता था कि जब तक ऑटोमन एम्पायर के अंदर से बगावत शुरू नहीं हो जाती तब तक ऑटोमन एम्पायर को हराना बिल्कुल नामुमकिन काम था। और उन्होंने सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर की सबसे बड़ी माइनॉरिटी अरब की तरफ देखा, क्योंकि तुर्किश लोग पिछले 400 सालों से अरबों पर हुकूमत कर रहे थे। लेकिन पिछले 400 सालों से अरबों ने कभी भी उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ कोई बड़ी बगावत नहीं की, क्योंकि उस्मानिया खिलाफत अपने आप को एक तुर्किश खिलाफत नहीं बल्कि सारी मुसलमान कौम की खिलाफत समझते थे। लेकिन उस्मानिया खिलाफत के आखिरी जमाने में ये एम्पायर बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। लेकिन उनके आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने बहुत कोशिश की कि इस खिलाफत को बचाया जाए। लेकिन अपने आखिरी जमाने में उस्मानिया खिलाफत इकोनॉमिकली बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से तुर्की के अंदर खलीफा के खिलाफ एक अपोजिट पार्टी यंग टर्क्स बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे और आखिर उनकी पावर इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मिलकर खलीफा अब्दुल हमीद को तख्त से हटा दिया और उनके भाई महमद द 5th को खलीफा बनाया, जो सिर्फ एक नाम का खलीफा था और पावर्स उसके पास कुछ भी नहीं थी। सारी पावर्स सिर्फ और सिर्फ यंग टर्क्स के पास थी, जो बिल्कुल एक एंटी इस्लामिक और नेशनलिस्ट पार्टी थी। मतलब उनका मानना था कि तुर्की की सारी कमजोरियों की वजह इस्लाम और बाकी माइनॉरिटीज अर्मेनियंस, ग्रीक्स और सबसे बढ़कर अरब है। इसीलिए ये यंग टर्क्स खलीफा के होते हुए भी तुर्की में अरबी सीखने के लिए काफी हद तक पाबंदी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से अरब और तुर्कों के दरमियान हालात बिगड़ने लगे। और इसी टाइम का जबरदस्त फायदा उठाकर ब्रिटिश सीधा अरबों के पास गया और उन्हें कहा कि तुम ये तुर्कों की गुलामी क्यों कर रहे हो, तुम एक अजीम कौम हो। अरबों का अपना एक आजाद मुल्क होना चाहिए और तुम्हारी इस आजादी को हासिल करने में हम ब्रिटिश तुम्हारी मदद करेंगे। और अंग्रेजों को पता था अरब उनकी बात तभी मानेंगे जब उनके पास अरबों में से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर मौजूद हो, और जब वो लीडर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करे तभी ये सारे अरब हमारी बात मानेंगे। और कुछ ही अरसे में उन्हें इस काम के लिए एक जबरदस्त बंदा मिल गया, जिसका नाम था शरीफ हुसैन बिन अली। अंग्रेजों ने इस आदमी को बहुत सोच समझ कर चुना था कि शरीफ हुसैन कोई आम आदमी नहीं बल्कि उनका ताल्लुक सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बनु हाशिम से था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के बेटे हसन रजी अल्लाहु अन्हा के औलाद में से थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि शरीफ हुसैन का खानदान बनु कतादा पिछले 700 सालों से मक्का को कंट्रोल कर रहा था। अंग्रेजों ने शरीफ हुसैन से वादा किया कि अगर वो उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ बगावत करें और इस बगावत में बाकी सारे अरबों को भी मिला ले तो अंग्रेज उस्मानिया खिलाफत को हटाकर उन्हें मुसलमानों का नया लीडर बना देंगे और इराक से लेकर मिस्र, इजिप्ट तक ये सारा इलाका उनके हवाले करेंगे। ये सारी बातें जब शरीफ हुसैन ने मक्का के लोगों को बताई तो मक्का के लोगों ने उन्हें फुल सपोर्ट किया। इस तरह खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ अरबों की सबसे पहली बगावत मक्का से शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेजी से फैलती गई। ये सब 1916 में वर्ल्ड वार 1 के दरमियान हो रहा था। मतलब ऑटोमन एम्पायर एक ही टाइम पर रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस इन सारों से एक साथ लड़ रहा था और अब उसे अरबों से भी लड़ना था। और अरबों के साथ ब्रिटिश जैसी पावरफुल सुपर पावर की सपोर्ट थी और अरबों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट भी भेजा था, जिसे आज लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जाना जाता है। अरबों की ये बगावत इस हद तक ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा था कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया ब्रिटिश के आर्म से एजेंट थे, जिसने सबसे पहले अरब पहुंचकर शरीफ हुसैन के तीनों बेटों का इंटरव्यू किया कि इन तीनों में से अरबों की इस बगावत को कौन लीड करेगा। और फिर इन तीनों में से इसने फैसल को चुना, क्योंकि फैसल में ब्रिटिश का वफादार रहने का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। इस तरह फैसल ने ब्रिटिश की मदद से ऑटोमन एम्पायर से ये सारे इलाके छीन लिए और अब 1918 में जब वर्ल्ड वार 1 खत्म होने वाली थी, उस्मानिया खिलाफत जो एक जमाने में इतनी बड़ी एम्पायर थी अब सिर्फ इतनी सी रह गई। अब ब्रिटिश का मिशन पूरा हो चुका था। जैसा कि अंग्रेजों ने वादा किया था, उन्हें शरीफ हुसैन को नया लीडर मान लेना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजों ने शरीफ हुसैन से किए सारे वादे तोड़ दिए और आपस में बैठकर बेलफोर्ड डिक्लेरेशन साइन किया
जिसमें अरब के अंदर यहूदियों के लिए इजराइल बनाने का क्लियर प्लानिंग था। ये देखकर शरीफ हुसैन को ब्रिटिश पर बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने फलस्तीन में इजराइल बनाने की सख्त मुखालिफत की। अब यहाँ से हालत बिल्कुल चेंज हो गए, क्योंकि पहली बार शरीफ हुसैन और ब्रिटिश एक दूसरे के सामने आए और इनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता दुश्मनी में बदल गई। और इससे कुछ ही अरसे बाद, आज से एक्जैक्टली 101 साल पहले 1924 में मुस्तफा केमाल आतातुर्क के लीडरशिप में तुर्कों ने उस्मानिया खिलाफत खत्म कर दी और आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद को तुर्की से निकाल दिया। मतलब अब पहली बार दुनिया में कोई खलीफा नहीं था, जिसकी वजह से शरीफ हुसैन ने अपने आप को मुसलमानों का नया खलीफा डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अब इस सारे इलाके में वही सबसे पावरफुल मुसलमान रह गया था। अब फ्रांस ये सब देखकर बहुत टेंशन में पड़ गया और उसने जाकर ब्रिटिश से कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुमने मुसलमानों को एक ऐसा लीडर दिया है जिसका ताल्लुक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली से है, वो मक्का में रहता है और अब खलीफा भी बन चुका है और अभी से उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो हमारे फैसलों के खिलाफ जाने लगा है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश शरीफ हुसैन के लिए अपना सपोर्ट कम करने लगा। इजराइल को न मानने और ब्रिटिश के सामने खड़े होने के बाद अरबों में शरीफ हुसैन की रेपुटेशन थोड़ी बेहतर होने लगी और आखिर 1924 के अखबार में ये खबर भी छपी कि फॉर्मर उस्मानी खलीफा सुल्तान महमद वाहिदुद्दीन ने शरीफ हुसैन की खिलाफत को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। जब अंग्रेजों ने ये सब कुछ देखा तो उन्हें समझ आ गई कि अब शरीफ हुसैन उनके कंट्रोल से निकल चुका है। इसीलिए उन्होंने शरीफ हुसैन से अपना सारा सपोर्ट हटा दिया और एक नए लीडर को सपोर्ट करने लगे, क्योंकि वो लीडर अंग्रेजों की हर बात मानने को तैयार था, जिसका नाम है अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। अब जिस तरह शरीफ हुसैन ने ब्रिटिश की मदद से उस्मानिया खिलाफत को तोड़ा था, उसी तरह इब्ने सऊद भी ब्रिटेन की मदद से शरीफ हुसैन की खिलाफत को तोड़ने लगा और बहुत तेजी से ये सारा इलाका फतेह कर लिया ब्रिटेन। और इस तरह ब्रिटेन ने अरबों से किए हुए सारे वादे तोड़ दिए और आखिर शरीफ हुसैन को ब्रिटेन ने गिरफ्तार कर लिया, बाइब्रस में अपने एक जेल में डाल लिया और अरबों का एक यूनिफाइड कंट्री बनाने का ख्वाब हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अरबों को बहुत सारी छोटी कंट्रीज में डिवाइड कर दिया, ताकि वो हमेशा आपस में लड़ते रहे और अंग्रेजों के सामने खड़े ना हो सके। और यही सेम प्लान उन्होंने हमारे इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करके उसे भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अंग्रेजों ने अरब ममालिक को बहुत सारे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उनके लीडर सिर्फ उन्हीं को बनाया जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों के लिए वफादार रहने की कसम खाई, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर तो खत्म हो गई, लेकिन अरबों का ये सारा कंट्रोल ब्रिटिश से हटकर अमेरिका के पास चला गया। अब अमेरिका ब्रिटिश की तरह इन सारे ममालिक को कंट्रोल करता रहा और दरमियान में जिसने भी अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश भी इन्होंने रास्ते से हटा दिया, जैसे कि सऊदी अरब के किंग फैसल, इजिप्ट के मुर्सी, लीबिया के कदाफी और इराक के सद्दाम हुसैन। इन सब को बाकी सारों के लिए अमेरिका ने इबरात बना के छोड़ा है। इसीलिए आज जो भी हो जाए अरब कंट्रीज वेस्ट के खिलाफ नहीं जाती, क्योंकि इन सारे कंट्रीज को बताया है अंग्रेजों ने। सब्सक्राइब